ध्यान देंगे। एग्जाम्पल नंबर 5.1 में क्या कह रहा है? An astronaut accidentally gets separated out of his small spaceship accelerating in inner interstellar space at constant rate of 100 meter per second square. What is the acceleration of the astronaut? ठीक है, कुछ दिया यहाँ पे। Instant after he is out of the spaceship, assume that there is no nearby star. अगर कोई nearby star नहीं है तो कोई gravitational force नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो बाहर से कोई एक्स्ट्रा एक्सलरेशन नहीं लगेगा इसके ऊपर। उसने पूछा था एस्ट्रोनॉट पे क्या एक्सलरेशन लगेगा। आंसर देखो, सिंस देयर आर नो नियर बाय स्टार टू एक्सर्ट एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन हिम एंड द स्मॉल स्पेसशिप एक्सर्ट अ नेग्लिजिबल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन हिम, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द एस्ट्रोनॉट once he is out of space is 0. But the first law of motion, by the first law of motion, the acceleration of astronaut is 0. जब उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रही, जब एस्ट्रोनॉट पे कोई फोर्स नहीं लग रही तो उसका एक्सेलरेशन भी 0 होगा। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 5.1। इसके बाद बारी आती है एग्जांपल नंबर 5.2 की। अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg, मास दे रखा है, मूविंग विद स्पीड 90 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल स्पीड दे रखी है, एंटर अ हैवी वुडन ब्लॉक एंड इज स्टॉप आफ्टर डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। एक हैवी वुडन ब्लॉक के अंदर एंटर करता है और 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जाके रुक जाता है। ठीक है, आप व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट। तो क्या होगी एवरेज रेजिस्टिव फोर्स? सबसे पहली बात, मास दे रखा है, इनिशियल स्पीड दे रखी है, फाइनल स्पीड दे रखी है और डिस्टेंस दे रखा है। हमें निकालना है फोर्स। फोर्स निकालने के लिए आपको मास इनटू एक्सेलरेशन करना होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने इक्वेशन लगाई 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। ठीक है, तो फोर्स आ गई आपकी मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स नेगेटिव आएगी क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, इनिशियल स्पीड 90 है और फाइनल 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपकी रेजिस्टिव फोर्स का, और रेजिस्टिव का मतलब नेगेटिव फोर्स ही है। खत्म कहानी। अब बात आती है एग्जांपल नंबर 5.3 की। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय y इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। हम जानते हैं कि इक्वेशन होती है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करूं तो एक्सेलरेशन g आता है, और अगर एक्सेलरेशन g है तो फोर्स mg आएगा। एक तो तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका है डिफरेंशिएशन का। अगर ये y है तो वेलोसिटी होगी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस y, और अगर मैं इस y का डिफरेंशिएशन करूं तो वेलोसिटी आएगी u, t का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में बन जाएगा 1 हाफ जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बन जाएगा 2t। ठीक है, अब जब दोबारा डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और gt में g एज इट इज और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो यहां से आपका एक्सेलरेशन फिर से g आ गया। तो आप चाहे इसको डिफरेंशिएशन से समझाओ या इक्वेशन इक्वेट करके समझाओ, बात एक ही है। ठीक है, ये था आपका एग्जांपल नंबर 5.3। अब बारी आती है एग्जांपल नंबर 5.4 की। एक बैट्समैन है जो हिट करता है एक बॉल को स्ट्रेट उसी डायरेक्शन में बॉलर के ऊपर से जहां से बॉल आई थी, यानी कि 12 की स्पीड से बॉल आई। अगर 12 की स्पीड से बॉल आई तो वापस 12 की स्पीड से ही चली गई। देखो ये लिखा भी है विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड 12। तो उसकी इनिशियल स्पीड बैठी 12, फाइनल बैठी -12। अगर उसका मास है 0.15
तो कितना चेंज इन मोमेंटम आएगा या इम्पल्स आएगा? इम्पल्स आएगा एम वी माइनस एम यू। एम है, वी है, यू है, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5.5, इस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। क्या कह रहा है? कहता है 2 बिलियर्ड बॉल्स हैं। देखो, 2 आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स हैं जो स्ट्राइक करती है एक रिजिड वॉल पे with the same speed but at a different angles, get deflected without any change in speed as shown in figure. What is the direction of force on the wall due to each ball? पहला क्वेश्चन। दूसरा, the ratio of their magnitude of impulses imparted to the balls by the wall. देखो, ये है आपकी वॉल केस ए में, और उस पे बॉल आती है ऐसे, स्ट्राइक करती है, वापस चली जाती है, यू से आती है, माइनस यू से चली जाती है। ठीक है, तो फोर्स कहां लगेगी? टूवर्ड्स द वॉल। ये वॉल है आपकी, तो फोर्स यहां लगेगी ऐसे। ठीक है, इम्पल्स क्या होगा इस केस में? एम फाइनल वेलोसिटी माइनस एम इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि एम वी माइनस यू। आप इसको ये भी कह सकते हो एम माइनस यू माइनस 2 mu। दूसरा केस, अब बॉल एक पर्टिकुलर एंगल पे आई है 30 डिग्री के हॉरिजॉन्टल से, और वापस गई उसी 30 डिग्री पे, यू से आई, यू से गई। अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं 30 डिग्री पे, तो इधर बनता है u cos 30, u cos 30। ठीक है, नेगेटिव साइन नीचे वाले के लिए, पॉजिटिव साइन ऊपर वाले के लिए। और ऊपर की तरफ रिजॉल्व करूं तो यहाँ बनता है u sin 30, यहाँ पे u sin 30। एक चीज तो दिखाई दे रही है, साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। साइन components cancel out each other। एक बात। दूसरी बात, नेट इम्पल्स जो आएगा वो कॉस कंपोनेंट से आएगा। मास तो ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस यू कॉस 30, इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस 30, और इम्पल्स आ गया ट्वाइस ऑफ माइनस का एम यू कॉस 30। और जो फोर्स लगी है वो अब भी वॉल की तरफ लगी है। तो दो बातें पूछी थी इसने, एक तो फोर्स कहाँ लगी है, दूसरा इम्पल्स क्या होगा। इम्पल्स होगा एम वी माइनस एम यू। पहले केस में कोई एंगल नहीं था, इसलिए सीधा साधा माइनस 2 mu, और दूसरे केस में इम्पल्स था तो वो बना एम बी माइनस, एंगल था इसलिए cos 30 का एंगल आया। ठीक है, चलो अब आगे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान दो। कहता है फिगर देखो पहले इसकी आप। कहता है एक वायर है, दो मीटर लंबी। ठीक है, एक वेट से कनेक्टेड है, वायर की लेंथ है 2 मीटर, टेंशन लग रही है उस पर, नीचे वेट लग रहा है।
ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से वेट 6 किलो का है, तो ये हो गया 60 न्यूटन की फोर्स डाउनवर्ड और टेंशन। अब वो कहता है एक केस ऐसा आता है, एक जिसमें हम इस वायर को एक पर्टिकुलर एंगल पे हैंग करते हैं, जहां पर ये 2 मीटर की वायर 1-1 मीटर में बढ़ जाती है। ठीक है। एक फोर्स इधर लगती है 50 न्यूटन की, और एक वेट लग रहा है 60 न्यूटन का। अब वो कहता है ये एंगल कितना होगा पता लगाओ। तो हम कहते हैं यहाँ टेंशन तो टी ही है। अगर मैं इस टी को रिजॉल्व कर दूं टी कॉस थीटा में इधर, टी साइन थीटा में इधर, ठीक है, तो टी कॉस थीटा 60 से और टी साइन थीटा 50 से कंपेयर हो जाएगा। और इन दोनों को डिवाइड करने पे आपका टेन थीटा आएगा 5/6, और जो एंगल पूछा था वो आ जाएगा 10 इनवर्स 5/6। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 5.6। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका वो एग्जाम्पल नंबर 5.7। अब उस पर ध्यान देंगे। देखो क्या कहता है, कहता है डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन इन विच अ बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर। अच्छा जी, ये फ्लोर है, ये बॉक्स है, ठीक है। रिमेन स्टेशनरी गिवन दैट द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.15। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.15 बिटवीन बॉक्स एंड ट्रेन फ्लोर। तो आप, अच्छा ये अभी मूव तो कर नहीं रहा है, फोर्स लग रही है इस पे, यहाँ पर पीछे फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पर, तो फोर्स फ्रिक्शन के इक्वल है। एक बात। दूसरी बात, फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला होता है म्यू आर, स्टैटिक फ्रिक्शन का, और आर किसके इक्वल है, ऊपर अगर आर लग रहा है नॉर्मल, तो नीचे लग रहा है उसका वेट mg। ठीक बात है। तो आर इक्वल है mg के, तो आपका फोर्स इक्वल हो जाएगा म्यू एम जी। ये फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन, एम से एम कंपेयर हुआ, तो एक्सेलरेशन आ गया म्यू जी। म्यू है 1.15, जी अगर हम 10 ले लें कैलकुलेशन बचाने के लिए, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 1.5। ठीक है। तो उसने पूछा था कि कितना एक्सेलरेशन ट्रेन का मैक्सिमम हो कि डिब्बा हिले नहीं। 1.5 का भी एक्सेलरेशन हो अगर ट्रेन का, तो डिब्बा हिलेगा नहीं। अगर 1.5 को एक्सीड कर गया तो डिब्बा पीछे चला जाएगा ट्रेन से ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। अब जरा ध्यान दो एग्जांपल नंबर 5.8 पे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, एक इंक्लाइन प्लेन पे एक बॉक्स रखा है जिसका मास है 4 kg, रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब गिर नहीं रहा है। अच्छा, गिरने वाला हो तो नीचे की तरफ गिरेगा, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, और mg लगेगा नीचे। अगर मैं mg को दो हिस्सों में रिजॉल्व कर दूं, mg cos थीटा और mg sin थीटा, तो आप ये कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम पर mg sin थीटा और स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल होंगे, और नॉर्मल या रिएक्शन mg sin थीटा के इक्वल होगा। तो दो इक्वेशन बन के आती है हमारे सामने। या आज ऑफलाइन वाली क्लास में कुछ बच्चों ने पूछा भी था, mg sin थीटा इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन
और mg cos थीटा इज इक्वल्स टू नॉर्मल। इन दोनों को डिवाइड करें तो वैल्यू आती है tan थीटा इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन अपॉन में नॉर्मल विच इज इक्वल्स टू म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, ये चीज हमें निकालने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमने इसकी डेरिवेशन कर रखी है। उसने पूछा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, थीटा देख लो 15 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब कोई पूछे 10 15 कैसे आएगा, तो 1045 माइनस 30 कर लो। ठीक है, 10 a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि 1045 और 30 तो स्टैंडर्ड वैल्यूज है। ठीक है बेटा, अब बात आती है एग्जाम्पल नंबर 5.9 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर ध्यान देना। क्या कहता है, कहता है आपको दिखाई दे रहा है फिगर में एक ट्रॉली है जिसका मास 20 kg है। उस ट्रॉली को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, उस स्ट्रिंग की टेंशन है T। नीचे उस स्ट्रिंग को कनेक्ट किया हुआ है एक 3 kg वेट से। 3 kg वेट उसको नीचे की तरफ अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसका मतलब नीचे एक एक्सेलरेशन लग रहा है। वही एक्सेलरेशन इधर लग रहा है क्योंकि कनेक्टेड मोशन है। ठीक है, तो क्या आप यहाँ पे कह सकते हो, अच्छा इस चीज का वेट भी है नीचे और नॉर्मल है ऊपर। ठीक है, फ्रिक्शन इस तरफ है, जरा ध्यान दो मैं मार्कर से मार्क कर रहा हूँ। फ्रिक्शन इस तरफ है, टेंशन इधर है। टेंशन इसको खींच के ले जा रही है, मतलब टेंशन जीत गई। नीचे 30 N का वेट है और टेंशन ऊपर है, तो एक इक्वेशन तो ये बन गई कि टेंशन फ्रिक्शन से ज्यादा है और इस m वेट को एक्सेलरेशन a से खींच के ले जा रहा है। किस m वेट को, ट्रॉली के m वेट को। ट्रॉली का जो वेट है मैंने कैपिटल M से दिखा दिया, वो कितना आएगा 20 × 10 200 N। और ये जो 30 N है 3 kg, इसको मैंने स्मॉल m से दिखा दिया। ठीक है, अब वो कहता है यहाँ पे T माइनस एफ क्या आ रहा है ma, और इस वाले केस में टेंशन हार गया वेट से। स्मॉल mg माइनस टेंशन आ रहा है स्मॉल m में। दो इक्वेशंस आई, अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो mg माइनस टेंशन आता है m प्लस m a, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका mg, mg माइनस टेंशन लिख दिया मैंने गलती से, mg माइनस f, माइनस भी नहीं, mg प्लस f हो जाएगा, mg माइनस f। ठीक है, तो mg प्लस f डिवाइडेड बाय m प्लस m। अब हमें समझना है ये f कितना है। फ्रिक्शन होता है म्यू r। देखो इस क्वेश्चन में म्यू दे रखा है आपको 0.04 और ये है mg। 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये आ जाएगा आपका फ्रिक्शन। तो यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा, इस एक्सेलरेशन को इक्वेशन पुट में तो टेंशन आ जाएगा। ठीक है, यही दो चीजें निकालनी थी, टेंशन
और एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल नंबर 5.10, a cyclist speeding at 18 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल स्पीड है साइक्लिस्ट की 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऑन अ लेवल्ड रोड, एक लेवल रोड पर है। टेक अ शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर, ठीक है। अब पहले तो 18 किलोमीटर पर आवर को 5/8 से मल्टीप्लाई कर लो, 18 से 5 मीटर पर सेकंड बना लो। फिर रेडियस दे रखा है विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि म्यू है 0.1। विल द साइक्लिक स्लिप वाइल टेकिंग द टर्न। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो मैक्सिमम स्पीड अलाउ करता है साइक्लिस्ट को, उस वाले फॉर्मूले को लगाते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है v max लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर जी। म्यू कितना है 0.1, आर कितना है 3 मीटर और जी है 10। तो v max कितना होगा, अंडर रूट 3 लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 3। रूट 3 की वैल्यू आती है 1.732 मीटर पर सेकेंड। आप 1.74 ले लो, इतनी स्पीड वो अलाउ करता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसकी स्पीड कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये तो गिरेगा ही। 5 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम स्पीड जो अलाउ करता है इस रोड पे, उससे ज्यादा है, इसलिए ये साइक्लिस्ट गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। एक सर्कुलर रेस ट्रैक है जिसका रेडियस है 300 मीटर, ठीक है। बेंट एट एन एंगल 15 डिग्री, उस ट्रैक को 15 डिग्री पर बेंक कर रखा है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील ऑफ रेस कार एंड द रोड इज 0.2, व्हाट इज द ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द रेस कार टू अवॉइड द वियर एंड टियर ऑन टायर, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। इन दो बातों पे ध्यान दो। ऑप्टिमम स्पीड और मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड के लिए मैंने आपको दो फॉर्मूले कराए थे, याद होगा आपको, बैंकिंग ऑफ रोड में। देखो, ऑप्टिमम स्पीड है आपकी ये अंडर रूट आर जी टेन थीटा, और मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है आर जी टेन थीटा की जगह हमने पूरी वैल्यू ली है अंडर रूट आर जी म्यू स्टैटिक प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू स्टैटिक टेन थीटा, ठीक है। अब यहां पर आप वैल्यू रखोगे, आर की वैल्यू दे रखी है उसने 300, जी हम जानते हैं 1015 लेंगे हम यहाँ पर और उसका अंडर रूट कर देंगे। वैसे ही यहाँ पे आर की वैल्यू दे रखी है 300, जी हम जानते हैं म्यू है, देखना पड़ेगा 0.2, 1015 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई में 1015, ये लो। तो ये आया आपका वी मैक्स, इसका अंडर रूट, ठीक है। तो इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो ऑप्टिमम स्पीड होती है आर जी टेन थीटा, और मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होती है आर जी म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ऑप्टिमम स्पीड का मतलब है जिसमें टायर का वियर और टियर भी ना हो, मतलब टायर टूटे फूटे नहीं। और मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है जिसमें टायर टूट फूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको पार करा तो आप गिरोगे पक्का, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन ध्यान देने वाला है, लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा। क्या कहता है देखते हैं। कहता है एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास 2 किलो है, रेस्ट करता है एक सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे, ठीक है। इसकी फिगर बना लेते हैं हम। ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है,
ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे एक 2 किलो का मास रखा हुआ है, 2 किलो का ब्लॉक। जब इसके ऊपर एक 25 किलो का सिलेंडर रखा जाता है, तो आपका जो फ्लोर है, जो ये सॉफ्ट फ्लोर था, ये गिरने लगता है। The floor yields steadily and the block and the cylinder together go down with an acceleration 0.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ऊपर से एक्शन कितना लग रहा है, इसके ऊपर कितना वेट लग रहा है, पहले ये देखो। वेट जो लग रहा है वो है m प्लस m इंटू जी, 2 प्लस 25 इंटू 10, यानी कि 270 न्यूटन। 270 न्यूटन का इस पे वेट लग रहा है। ठीक है। और ये होल्ड कर रहा है उसको कितने से, ये पता करना है। इसका रिएक्शन कितना है, रिएक्शन में ग्रीन कलर से बना रहा हूँ। इसका रिएक्शन क्या बिल्कुल इक्वल है? अगर इक्वल होता है इसका रिएक्शन तो इसको गिरने नहीं देता, तो इसका मतलब रिएक्शन कुछ तो कम है। वो कितना कम है वो पता लगाना है। चलो, ये था वेट। वेट का मतलब एक्शन। दूसरी चीज आती है रिएक्शन नॉर्मल। वो कितना है? वेट माइनस m प्लस m इंटू में एक्सलरेशन। वेट कितना है? 270। m प्लस m 2 इंटू 27। और किससे वो नीचे जा रहा है? 0.1 से। तो ये बना आपका 1 मिनट 25 है। 270 माइनस 27 इंटू 0.1। रिएक्शन को आर से दिखा रहा हूं मैं। 267.3। 270 माइनस 2.7 हुआ ना, एक बार इसको चेक कर लेना। तो ये रिएक्शन है फ्लोर का। रिएक्शन ऑफ फ्लोर ऑन मासेस। और एक्शन क्या है? ये एक्शन है मासेस का। एक्शन ऑफ मासेस ऑन फ्लोर। तो अगर फ्लोर की बात करूं तो फ्लोर कैन होल्ड मास अप टू 26.73 kg। 26 किलो का अगर होता, 26.7 तक भी होता तो वो झेल लेता। 27 पे वो धीरे धीरे फ्लोर टूटने लग गया, गिरने लग गया। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ आपके लेसन नंबर 5 के एग्जाम्पल्स